हेलो स्टूडेंट्स। हमने अपना एक्सक्रीशन का टॉपिक शुरू कर दिया था और जिसमें हमने दो टॉपिक एक्सक्रीशन में, एक तो एक्सक्रीशन थ्रू जनरल बॉडी सरफेस और दूसरा हमने इसमें प्रोटोनेफ्रिडियल सिस्टम और फ्लेम सेल्स के द्वारा किस प्रकार से एक्सक्रीशन की क्रिया होती है ये हमने पढ़ ली थी। आज हम एक्सक्रीशन में ही नेक्स्ट लेते हैं नेफ्रिडियल सिस्टम। संघ एनिलिडा के सदस्यों में उत्सर्जन विशिष्ट कुंडलित नलिकाओं द्वारा होता है जिन्हें वृक्क और नेफ्रिडिया कहते हैं। इसमें हम सबसे पहले ले रहे हैं अपना निरीज में उत्सर्जन, एक्सक्रीशन इन निरीज। निरीज संघ एनिलिडा का सदस्य है। इस संघ का यह अभिलाक्षणिक लक्षण है कि इस संघ के प्राणियों में खंडीय रूप में विन्यासित वृक्कों या नेफ्रिडिया द्वारा उत्सर्जन होता है। नेफ्रिडिया कुंडलित नलिकाकार रचनाएं होती हैं। निरीज की नेफ्रिडिया, नेफ्रिडियम ऑफ निरीज। निरीज के प्रथम व अंतिम कुछ खंडों को छोड़कर प्रत्येक खंड में एक जोड़ी नेफ्रिडिया या वृक्क पाए जाते हैं। वृक्क कुंडलित नलिकाकार रचनाएं होती हैं जिनकी रचना निम्न प्रकार से होती है। निरीज का वृक्क दो भागों का बना होता है। पहला होता है वृक्क काय और बॉडी ऑफ नेफ्रिडियम और दूसरा होता है वृक्क ग्रीवा और इसका नेक ऑफ नेफ्रिडियम। पहला देखेंगे हम बॉडी ऑफ नेफ्रिडियम। यह एक अंडाकार ग्रंथिल संरचना होती है जो प्रत्येक खंड में अनुप्रस्थ रूप से स्थित होती है। वृक्क काय संयोजी ऊतक के बहुकेंद्रकीय पिंड का बना होता है। इस पिंड में एक कुंडलित नलिका पाई जाती है जो आगे की तरफ ग्रीवा प्रदेश में वृक्क मुख द्वारा खुलती है। पीछे की तरफ यह पार्श्वपाद की अधर सतह पर उत्सर्जित छिद्र द्वारा बाहर खुलती है। उत्सर्जित छिद्र एक अवरोधनी पेशी द्वारा सुरक्षित रहता है तथा आवश्यकता पड़ने पर खोला या बंद किया जा सकता है। उत्सर्जी नलिका अधिकांश स्थानों पर पक्षाभी होती हैं, परंतु नलिका का अंतिम छोर पक्षाविहीन होता है। अब हम इसका दूसरा भाग पढ़ते हैं, नेक ऑफ नेफ्रिडियम, ग्रीवा नेफ्रिडियम। वृक्क का अगला भाग ग्रीवा कहलाता है। यह अपने से अगले खंड की अंतरखंडीय पट्टिका को छेद कर अगले खंड में स्थित होती है। इसके अग्र सिरे पर कीपनुमा संरचना पाई जाती है जिसे वृक्क मुख या नेफ्रोस्टोम कहते हैं। वृक्क मुख या तथा ग्रीवा पक्षाभी होती है। इट इज सीलिएटेड। वृक्क मुख दिए हुआ सीलोमिक कैविटी में खुलता है। नेक्स्ट इज मैकेनिज्म ऑफ एक्सक्रीशन, एक्सक्रीशन की क्रियाविधि। निरीज में उत्सर्जन क्रिया दो प्रकार से होती है। पहला, वृक्क की बाहर सतह पर रक्त केशिकाओं का जाल बिछा रहता है, अतः वृक्क की ग्रंथिल कोशिकाएं रक्त से उत्सर्जी पदार्थों को अलग कर उत्सर्जी नलिका में छोड़ देते हैं तथा जहां से वृक्क छिद्र द्वारा शरीर से बाहर निकाल दिए जाते हैं। निरीज मुख्य रूप से अमोनोटेलिक प्राणी अर्थात उसका मुख्य उत्सर्जी उत्पाद अमोनिया होता है। वृक्क पक्षाभी वृक्क मुख और नेफ्रोस्टोम द्वारा देह गुहा सीलोम में खुलता है जहां से यह उन सीलोमिक कणिकाओं को ग्रहण करता है जो उत्सर्जी पदार्थों से भरी रहती हैं। ये कोशिकाएं अमीबाव होती हैं तथा हानिकारक जीवाणुओं व अन्य पदार्थों का भक्षण कर अपने में एकत्रित कर लेती हैं।
इस तरह वृक्क हानिकारक पदार्थों से लदी इन कणिकाओं को बाहर निकालकर उत्सर्जन में सहायता करता है और सहायक होता है। Now next is excretion in hirudinaria or leach. हिरुडिनेरिया और या जोंक में उत्सर्जन किस प्रकार से होता है उसके बारे में हम पढ़ेंगे। निरीज की तरह ही जोंक भी संघ एनिलिडा का सदस्य है तथा इसमें भी खंडीय रूप से विन्यासित वृक्कों और नेफ्रिडिया द्वारा उत्सर्जन होता है। जोंक में उत्सर्जन के लिए 17 जोड़ी कुंडलित नलिकाकार वृक्क और नेफ्रिडिया पाए जाते हैं। ये वृक्क छठे खंड से 22वें खंड तक एक जोड़ी वृक्क प्रति खंड के हिसाब से पाए जाते हैं। जोंक में वृक्क दो प्रकार के होते हैं, वृषणीय वृक्क और टेस्टिकुलर नेफ्रिडिया। दूसरा है वृषणपूर्वी वृक्क, प्री टेस्टिकुलर नेफ्रिडिया। पहला देखते हैं हम वृषणीय वृक्क और टेस्टिकुलर नेफ्रिडिया। जोंक में इस तरह के 11 जोड़ी वृक्क पाए जाते हैं। ये 12वें खंड से 22वें खंड तक एक जोड़ी प्रति खंड के हिसाब से पाए जाते हैं। चूंकि ये वृक्क अपने अपने खंड के वृषण कोश से संबंध रखते हैं, अतः वृषणीय वृक्क कहलाते हैं। प्रारूपी वृषणीय वृक्क की संरचना, पहले हम इसकी संरचना देखेंगे। प्रत्येक प्रारूपी वृक्क घोड़े की नाल के आकार का होता है तथा संरचना की दृष्टि से 6 भागों में विभेदित किया जा सकता है। पहला है मुख्य पाली और मेन लोब, दूसरा आशय एवं आशयवाहिनी, वेसिकल एंड वेसिकुलर डक्ट, तीसरा अंतःपाली और इनर लोब, चौथा शीर्षस्थ पाली और एपिकल लोब, पांचवा आरंभिक पाली और इनिशियल लोब, छठा वृक्क परिवृक्क मुक्त तंबिका, पेरिनेफ्रियोस्टोमिकल एम्पुले व पक्षाभि अंग सिलिएटेड ऑर्गन्स। ये इसमें मुख्य रूप से 6 अंग पाए जाते हैं जिसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। पहला लेते हैं हम इसका मुख्य पाली और मेन लोब। वृक्क का घोड़े की नाल के आकार वाला भाग इसी पाली का बना होता है। यह पाली क्रॉप और अनपुट की सहवर्ती अन्य नालों के बीच अधर पार्श्वरीय स्थिति में उपस्थित होती है। यह पाली वृक्क का अधिकांश भाग बनाती है। यह 2 असमान भुजाओं की बनी होती है। अगली भुजा लंबी तथा पिछली भुजा छोटी होती है। यह पाली बहुफलकीय पॉलीहेड्रल सेल्स कोशिकाओं की बनी होती है। अग्रभाग की भीतरी सतह से एक पतली वाहिका निकलती है जिसे हम आशय वाहिका कहते हैं। इन सब का हम चित्र बाद में देखेंगे, लेक्चर के बाद आप उसको ध्यान से देखिएगा। दूसरा भाग है आशय एवं आशय वाहिका, वेसिकल एंड वेसिकुलर डक्ट। मुख्य पाली की अग्र भुजा की भीतरी सतह से एक पतली वाहिका निकलती है जिसे आशय वाहिनी कहते हैं। यह आशय वाहिनी एक थैले नुमा संरचना में खुलती है जिसे आशय या वेसिकल कहते हैं। यह आशय अंडाकार पतली भित्ति वाला असंकुचनशील होता है। भीतर से यह पक्षाभि उपकला द्वारा आस्तारित होता है, परंतु बीदेव के अनुसार इस आशय की भित्ति पक्षाभि उपकला द्वारा आस्तारित नहीं होती है। इस आशय से एक छोटी संकरी उत्सर्जी वाहिनी निकलती है जो उत्सर्जी छिद्र द्वारा बाहर खुलती है। इस नलिका तथा आशय के संगम स्थल पर अवरोधनी पेशी पाई जाती है। यह पेशी उत्सर्जी पदार्थों के बाहर निकालने का नियंत्रण रखती है।
अब तीसरा भाग है इसका इनर लोब, अंतः पाली। यह मुख्य पाली की दोनों भुजाओं के बीच के स्थान में स्थित होती है। यह पाली संकरी नलिकाकार होती है। यह लंबी नलिकाकार कोशिकाओं की बनी होती है। यह पाली शीर्षस्थ पाली की आधी लंबाई तक उसकी बाहरी सतह के साथ उपस्थित होती है। चौथा है शीर्षस्थ पाली और एपिकल लोब। मुख्य पाली की पृष्ठभुजा से आगे की तरफ एक दृढ़ पाली पाई जाती है जिसे शीर्षस्थ पाली कहते हैं। यह पाली लंबवत रूप से अनपुट या क्रॉप के नीचे स्थित होती है। पांचवा है इनिशियल लोब और आरंभिक पाली। यह एक लंबी पतली पारदर्शी नलिकाकार संरचना होती है जो शीर्षस्थ पाली के ऊपर लिपटी रहती है। ऊपर उसके कॉइल इस तरह से लिपटी रहती है। इसका अग्र सिरा बंद होता है परंतु पिछला सिरा मुख्य पाली से जुड़ा रहता है। यह लंबी खोखली कोशिकाओं की एक पंक्ति से बनी होती है। इसका अग्र भाग सिरा वृषण कोश और टेस्टिस सैक में घुसा रहता है जहां यह परिपक्व मुक्त तुम्बिकाओं के निकट अंधरूप से समाप्त हो जाता है। अब आता है परिवृक्त मुक्त तुम्बिका और पेरिनेफ्रिडोस्टोमियल एम्पुला एवं पक्षाभी अंग सीलिएटेड ऑर्गन। प्रत्येक वृषण कोश में एक परिपक्व मुक्त तुम्बिका पेरिनेफ्रोस्टोमल एम्पुला पाई जाती है। यह सीलोम का कटा हुआ भाग होता है तथा इस तुम्बिका में पक्षाभी अंग और सीलिएटेड ऑर्गन पाया जाता है। यह पक्षाभी अंग 4-5 धागों या रज्जिकों द्वारा तुम्बिका के भीतर लटका रहता है। यह माना जाता है कि यह अन्य एनिलीड वृक्क के कीप या वृक्क के मुख के समान होता है। जोंक में एक अन्य अत्यंत रूपांतरित एवं जटिल संरचना होती है। जोंक का पक्षाभी अंग 2 भागों का बना होता है। पहला है रिजर्वायर, दूसरा है पक्षाभी कीप और सीलिएटेड फनल। रिजर्वायर और आशय एक संयोजित ऊतक की बनी स्पंजी संरचना होती है। इसमें अनेक छोटे छोटे छिद्र पाए जाते हैं। प्रत्येक छिद्र में एक पक्षाभी कीप लगी रहती है। इसकी भीतरी भित्ति अकहरी कोशिकाओं की परत होती है। यह अंग संभवतः सीलोमिक कणिकाओं का निर्माण करता है। पक्षाभी कीप आशय के छिद्र में लगी रहती है। प्रत्येक कीप कर्णपाली और ईयर लोब के समान होती है। इसका 1/4 किनारा अपूर्ण होता है। कीप की बाहरी किनारे तथा आंतरिक सतह पर पक्षाभ पाए जाते हैं। अब हम देखते हैं इसका हिस्टोलॉजी ऑफ नेफ्रीडियम। वृक्क की सभी पालियां, जितनी भी हमने अभी पढ़े लोब, इस वृक्क की सभी पालियां ग्रंथिल कोशिकाओं की बनी होती हैं। इसमें नालों का एक शाखा मिलनी तंत्र पाया जाता है। आरंभिक पाली में एक अंतः कोशिकीय नाल पाई जाती है क्योंकि यह स्वयं खोखली नलिकाकार कोशिकाओं के इकहरे स्तर की बनी होती है। अन्य सभी पालियों में एक केंद्रीय नाल और सेंट्रल कैनाल पाई जाती है जो शीर्षस्थ पाली से शुरू होकर विभिन्न पालियों के भीतर जटिल मार्ग से गुजरती हुई मुख्य पाली की अग्रभुजा की अधर सतह पर आशय वाहिका में खुल जाती है। संपूर्ण केंद्रीय नाल में स्थान स्थान पर अनेक सूक्ष्म नलिकाएं आकर खुलती हैं। संपूर्ण वृक्क में आसन कोशिकाओं की नलिकाएं परस्पर शाखा मिलन
होकर एक जटिल जाल का निर्माण करती हैं। अब ये जो हमने अभी तक जो पढ़ा, इसका आप चित्र आप जरूर इसके बाद में डालूंगी, उसको देखिएगा और समझिएगा। अब आता है इसके बाद प्री टेस्टिकुलर नेफ्रीडिया, है ना, दो भाग बताए थे ना, तो दूसरा भाग है प्री टेस्टिकुलर नेफ्रीडिया। जोंक में 6 जोड़ी वृषण पूर्वी वृक्क पाए जाते हैं। ये छठे खंड से 11वें खंड तक एक जोड़ी प्रति खंड के हिसाब से पाए जाते हैं। इन खंडों में वृषण कोशों का अभाव होता है। वृषण कोश 12वें खंड से शुरू होते हैं, अतः इन खंडों में पाए जाने वाले वृक्क वृषण पूर्वी वृक्क कहलाते हैं। ये वृक्क संरचना में वृषणीय वृक्कों के समान ही होते हैं, इनकी संरचना उसी के समान होती है। इन वृक्कों की प्रारंभिक पालियां अधर तंत्रिका रज्जु के दाएं व बाएं सामान्य संयोजी ऊतक में समाप्त हो जाती है। चूंकि इन खंडों में वृषण कोशों का अभाव होता है, अतः पक्षाभि अंग एवं परिवृक्क मुख तुम्बिका का भी अभाव होता है। अब हम आते हैं इसके उत्सर्जन की क्रियाविधि, मैकेनिज्म ऑफ एक्सक्रीशन। जोंक में वृक्क मुख्य रूप से ही उत्सर्जन का कार्य करता है। जोंक अपने अपशिष्ट पदार्थों को यूरिया एवं अमोनिया के रूप में उत्सर्जित करती है। वृक्क में अनेक हीमोसिलोमिक वाहिकाओं की शाखाएं पाई जाती हैं, जिनमें हीमोसिलोमिक द्रव्य बहता है। वृक्क की ग्रंथिल कोशिका हीमोसिलोमिक द्रव्य में से उत्सर्जी पदार्थों को अलग कर वृक्क नलिका में छोड़ देते हैं। यहाँ से ये उत्सर्जी पदार्थ आशय वाहिकाओं द्वारा आशय में एकत्रित कर ले जाते हैं। आशय वृक्क छिद्र और नेफ्रिडोपोर या उत्सर्जी छिद्र द्वारा बाहर खुलता है, जिससे उत्सर्जी पदार्थ समय समय पर शरीर से बाहर निकाल दिए जाते हैं। वृक्क उत्सर्जन के साथ साथ परासरण, नियमन और ऑस्मोरेगुलेशन का भी कार्य करते हैं। So thank you for this lecture. Good day, good luck.